हमने चैप्टर नंबर 10 के शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट किए हैं, तो आज उसमें हम शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो शुरू करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 इस बारे में है कि आपके साथ दो कंटेनर्स हैं। एक कंटेनर में ऑक्सीजन गैस है और दूसरे कंटेनर में हाइड्रोजन गैस है, और हमने ये साबित करना है कि द प्रेशर इन द कंटेनर लीक्स मोर क्विकली if there is hydrogen in the container as compared to oxygen। ठीक है, आपके साथ अगर हाइड्रोजन का कंटेनर है तो उससे हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स तेजी से निकलते हैं, उसका प्रेशर जो है वो एब्रप्टली डिक्रीज करता है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन जो है ये हम काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के एक फार्मूला से सॉल्व करेंगे, और हमने आखिर में ये साबित करना है कि जो एवरेज स्पीड ऑफ हाइड्रोजन होती है, जो स्पीड ऑफ एफ्लक्स होती है हाइड्रोजन की, जिस स्पीड से वो कंटेनर से बाहर निकलते हैं, वो स्पीड ऑक्सीजन के स्पीड के कंपैरिजन में 4 टाइम्स ग्रेटर होती है। सो दिस इज बिकॉज द एवरेज स्पीड ऑफ हाइड्रोजन इज 4 टाइम्स ग्रेटर देन द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑक्सीजन। हमने ये स्टेटमेंट साबित करना है कि स्पीड ऑफ हाइड्रोजन is equal to 4 times the speed of oxygen molecules। और अगर हम ये साबित कर दें तो फिर इनडायरेक्टली क्वेश्चन हमारा प्रूव हो जाएगा कि हाँ, ऑक्सीजन जो है उससे प्रेशर कम रिलीज होता है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो स्टूडेंट्स, एक्सप्लेनेशन में हमने दो कंटेनर्स कंसिडर किए। एक कंटेनर में हाइड्रोजन है और दूसरे कंटेनर में आपके साथ ऑक्सीजन है। एक्सपेरिमेंट को फेयर बनाने के लिए और एक्सपेरिमेंट को लॉजिकल बनाने के लिए हमने नंबर ऑफ एटम्स सेम रखे हैं, हमने दोनों का वॉल्यूम जो है वो सेम रखा है। तो अगर नंबर ऑफ एटम्स और वॉल्यूम हम सेम रखें ताकि फिर हम इक्वेशन से दोनों तरफ से ये n और v कैंसिल कर सके, ताकि हमारे साथ सिर्फ वेलोसिटी में इक्वेशन आ जाए। और स्टूडेंट्स, टेम्परेचर भी हमने इनका सेम रखा है, तो मतलब हम काइनेटिक एनर्जीज और टेम्परेचर्स को भी कैंसिल आउट कर सकते हैं। सो देन अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, द प्रेशर इज गिवन बाय फार्मूला। ये आपके साथ प्रेशर का एक फार्मूला है जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी से हमने निकाला है, 2n डिवाइडेड बाय 3v इनटू काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के लिए आप हाफ mv² लिख लें और इस वॉल्यूम को आप राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दें, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दें। ठीक है, अभी आप जो है कंटेनर 1 के लिए ये फॉर्मूला लिखें, उसके साथ सब्सक्रिप्ट 1 लगा दें, और कंटेनर 1 में आपके साथ जो है वो हाइड्रोजन है। और फिर यही फॉर्मूला आप कंटेनर 2 के लिए लिखें, उसके साथ सब्सक्रिप्ट 2 लगा दें, और कंटेनर 2 में आपके साथ ऑक्सीजन है। स्टूडेंट्स, आपके साथ जैसे हमने कहा कि टेम्परेचर को हमने कांस्टेंट लिया है, तो आप बॉयल्स लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। P1V1 को P2V2 के इक्वल कर दें, और स्टूडेंट्स इनमें दोनों साइड से जो कैंसिलेशन आपकी होती है वो कैंसिलेशन आप कर लें, तो आपके साथ M1V1² इज इक्वल टू M2V2² आ जाएगा। स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स का मास जो होता है वो 2 AMU के इक्वल होता है, और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स का मास 32 AMU के इक्वल होता है। तो वो वैल्यूज आप पुट करें और सॉल्व करें, दोनों साइड्स पे अंडर रूट ले लें, आपके साथ आखिर में रिजल्ट आ जाएगा V1 is equal to 4V2। इसका मतलब the speed of efflux of hydrogen atom is 4 times the speed of efflux of जो है ऑक्सीजन। सो इससे हमने साबित किया, as we can see that the speed of efflux of hydrogen atoms or molecules is 4 times the speed of efflux of oxygen molecule। So H2 will leak more quickly। वो प्रेशर जो H2 की वजह से है वो मोर क्विकली डिक्रीज करेगा एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 आपके साथ है कि अगर हम एक रूम में एक टेबल रखें और उस टेबल के ऊपर हम एक एसी ऑन कर दें, तो उस रूम के टेम्परेचर पे क्या असर पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, उस रूम का टेम्परेचर जो है वो ओवरऑल सेम रहेगा। अगरचे इस तरह हो सकता है कि एसी का जो फ्रंट हिस्सा है उसमें थोड़ी सी कूलनेस प्रोड्यूस हो जाए, और एसी का जो बैक हिस्सा है
उसमें थोड़ी सी हॉटनेस प्रोड्यूस हो जाए, लेकिन ओवरऑल टेम्परेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो ऐसी कूलनेस भी रूम के अंदर ही प्रोड्यूस कर रहा है और हॉटनेस भी रूम के अंदर ही प्रोड्यूस कर रहा है। तो आपके साथ द टेम्परेचर ऑफ द रूम रिमेन्स कांस्टेंट व्हेन एन एसी इज केप्ट रनिंग ऑन द टेबल ऑफ द रूम। रीजन इसका क्या है? द कूलनेस प्रोड्यूस्ड बाय द इनर कॉइल्स ऑफ एसी इज इक्वल टू द हॉटनेस प्रोड्यूस्ड बाय द आउटर कॉइल ऑफ एसी। स्टूडेंट्स, आपके साथ जो रेफ्रिजरेटर्स हैं और जो एसीज हैं, ये असल में आपके साथ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पे काम करते हैं। और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आपके साथ ये कहता है कि आप जो है कोई भी हीट एनर्जी को कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ नहीं ले जा सकते जब तक आप उस पर वर्क ना करें, और ये इसकी क्लॉज स्टेटमेंट है। तो एसी असल में क्या करता है, वो हीट को नेचर के अगेंस्ट फ्लो कराता है, और सेकंड लॉ कहता है कि नेचर आपको इसकी इजाजत देती है, लेकिन आपको वर्क करना पड़ेगा। और वो वर्क कौन करता है स्टूडेंट्स? वो वर्क उस एसी का कंप्रेसर कर रहा होता है। वो एसी का कंप्रेसर आपके साथ गैस को एक्सपेंड कराता है किसी खास रीजन में, और फिर गैस को कंप्रेस कराता है किसी खास रीजन में। ये जो एसी के इनर कॉइल्स होते हैं, उधर कंप्रेसर गैस को एक्सपेंड कराता है, और जो एसी के आउटर कॉइल्स होते हैं उधर वो गैस को कंप्रेस कराता है। स्टूडेंट्स, हमें पता है कि जब भी कोई मटेरियल एक्सपेंड होती है आइडियाबेटिकली, तो वो कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, और जब भी कोई मटेरियल कंप्रेस होती है तो वो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। तो एन एसी वर्क्स ऑन क्लॉज स्टेटमेंट ऑफ द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। द कंप्रेसर वर्क्स ऑन द गैस and compresses it and expands it. So when gas expands, it causes a cooling effect. When gas compresses, it causes a heating effect. As both the effects are produced inside the room, there will be no overall change in temperature. Conclusion में आप लिख सकते हैं कि the AC may cool the half of the room and heat the other half, but the overall temperature would be constant. ये आपके साथ क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया। स्टूडेंट, आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर हमारे साथ एक सील्ड थर्मोफ्लास्क है और हम उसको शेक करें, उस सील्ड थर्मोफ्लास्क को हम जो है थोड़ा सा शेकन करें, तो इसको शेकन करने से क्वेश्चन ये है कि इसकी टेम्परेचर पर और इसकी इंटरनल एनर्जी पर क्या असर पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, हमारा आंसर ये होगा कि when a sealed thermoflask is shaken, its temperature and internal energy increases। ठीक है, उसका टेम्परेचर और उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। वैसे अगर हम देखें स्टूडेंट्स, तो टेम्परेचर और इंटरनल एनर्जी आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब एक क्वांटिटी इंक्रीज करती है तो दूसरी भी इंक्रीज करती है, और ये दोनों क्वांटिटीज जो है, टेम्परेचर और इंटरनल एनर्जी, ये डिपेंड करती है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स पर। तो देखें, जब आप किसी सील्ड थर्मोफ्लास्क में आपके साथ एक हॉट लिक्विड है, जब आप उसे शेक करते हैं तो आप उन मॉलिक्यूल्स को काइनेटिक एनर्जी देते हैं, और ये काइनेटिक एनर्जी जो है ये टेम्परेचर को भी इंक्रीज कर देती है और इंटरनल एनर्जी को भी इंक्रीज कर देती है। तो बोथ टेम्परेचर एंड इंटरनल एनर्जी depends on kinetic energy and kinetic energy increases by shaking। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन में आप सिंपल लिख सकते हैं कि when we shake a flask we do work on the flask according to the work energy principle, work converts to its kinetic energy, so kinetic energy increases। ठीक है, इतना तो हमने साबित कर दिया है कि आप किसी थर्मोफ्लास्क को शेक करें तो आपके साथ उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। अभी टेम्परेचर का काइनेटिक एनर्जी के साथ क्या ताल्लुक है? हमारे साथ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ द एवरेज काइनेटिक एनर्जी। तो अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है तो आपके साथ टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाता है। और इंटरनल एनर्जी का काइनेटिक के साथ क्या ताल्लुक है? इंटरनल एनर्जी की तो डिफिनीशन ही काइनेटिक एनर्जी पे है। इंटरनल एनर्जी इज द सम ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। सो इंटरनल एनर्जी भी काइनेटिक एनर्जी पर डिपेंड करती है। तो अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई तो आपके साथ इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज हो जाएगी। कंक्लूजन में फिर आप लिख लें कि व्हेन अ थर्मोफ्लास्क इज शेकन, work is done, kinetic energy increases, and when kinetic energy increases, temperature and internal energy
also increases। ये आपके साथ क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 7 में हमने ये डिस्कस करना है कि जब हम किसी बॉडी को हीट करते हैं तो आपके साथ जो है कुछ एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन कुछ एनर्जी पोटेंशियल में भी कन्वर्ट हो जाती है। इसको हमने एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो जनरली जो है स्टूडेंट्स, जब हम किसी बॉडी को हीट करते हैं तो वो हीट जो है वो उस बॉडी में दो चेंजेस लेके आती है। जब भी आप किसी बॉडी को हीट करते हैं, हो सकता है आप ये दो चेंजेस ऑब्जर्व करें, ठीक है। पहला तो उस बॉडी का टेम्परेचर राइज होना शुरू हो जाएगा, और अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी अगर टेम्परेचर राइज हो रहा है इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी भी राइज हो रही है। लेकिन दूसरा चेंज जो आप उस बॉडी में देखेंगे वो बॉडी एक्सपेंड होना शुरू हो जाएगी। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब टेम्परेचर राइज करता है इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है, और जब बॉडी एक्सपेंड हो रही है तो मॉलिक्यूल्स जो है वो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बढ़ रहा है, तो वो एनर्जी फिर पोटेंशियल में कन्वर्ट होती है। तो हीट का सारा हिस्सा काइनेटिक में कन्वर्ट नहीं होता, हीट का कुछ हिस्सा पोटेंशियल में भी कन्वर्ट होता है, क्योंकि आपके साथ जो है कुछ हीट की वजह से टेम्परेचर में राइज आती है और कुछ हीट की वजह से मटेरियल एक्सपेंड करती है। तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज करती है और साथ में पोटेंशियल भी इंक्रीज करती है। स्टूडेंट्स, अगर हम किसी भी मटेरियल का ग्राफ देखें तो ये लेट्स सपोज अगर आपके साथ व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज हीटेड फॉलोइंग थिंग्स कैन हैपन, ठीक है। जब किसी ऑब्जेक्ट को आप हीट करते हैं तो आप जो है डिफरेंट चीजें देख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले चीज आप क्या देख सकते हैं कि वो हीट कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में। when we heat a body its temperature rises, as temperature is the measure of the average kinetic energy, so as temperature rises kinetic energy also rises, so some of the heat converts to kinetic energy। और B part में क्या होगा, some of the heat is also converted to potential energy। उसका रीजन क्या है, as we know that every body expands on heating, expansion needs works against the intermolecular force, so the work against intermolecular force is stored in the molecules in the form of potential energy, so heat is also converted to potential energy। तो जो आप हीट दे रहे हैं वो उसका कुछ हिस्सा काइनेटिक में कन्वर्ट हो रहा है, कुछ हिस्सा पोटेंशियल में कन्वर्ट हो रहा है, और कुछ हिस्सा उसके लॉसेस जा रहे हैं जो वो मटेरियल यूज नहीं कर पा रहा, वो हो सकता है सराउंडिंग को मिल जाए। तो इसकी कंक्लूजन पर आप मेंशन कर लें कि द हीट डज नॉट टोटली कन्वर्ट्स टू काइनेटिक because not all energy is used to raise the temperature. Some of the energy is used for expansion, which means some of the energy should also be converted to potential energy। ये आपके साथ ये क्वेश्चन हो गया है, और इस क्वेश्चन के साथ ही आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इसी शॉर्ट क्वेश्चन सीरीज को हम आगे बढ़ाएंगे, और जैसे ही शॉर्ट क्वेश्चन हमारे खत्म हो जाए तो फिर हम लॉन्ग क्वेश्चंस को भी स्टार्ट करेंगे।